class, good morning all of you. Today I am going to teach you new topic 4th and topic 4th में आपको पढ़ना है द टर्म स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट. टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट इट मीन्स यह इंटरेस्ट रेट की थ्योरी है. और आप मनी मार्केट पढ़ चुके हैं और मनी मार्केट के में मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ. यहाँ पर मैं इस थ्योरी को पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपका जो कंटिन्यूटी है थ्योरेटिकल पॉइंट से बनी रहे. लेकिन पहले इस थ्योरी से डेप्थ में जाने से पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है आपको समझना है, फिर हम इसके मेन थ्योरी में जाएंगे. आपको 3 थ्योरी पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है. सेगमेंटेड है, प्रेफर्ड है और एक थ्योरी और है. तो इन तीनों थ्योरियों को आपको पढ़ना है. लेकिन इसके पहले इसके बेसिक नॉलेज चाहिए, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ. मेन क्या है क्लास, सबसे पहले जो टर्म स्ट्रक्चर को आप समझना है कि टर्म स्ट्रक्चर होता क्या है. सो टर्म स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि टर्म, अगर टर्म की बात करेंगे और उसका जो स्ट्रक्चर है, तो टर्म का मतलब होता है टाइम पीरियड, समझ लीजिए आप. और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या इंटरेस्ट रेट है, यही टर्म स्ट्रक्चर है. यानी कि एक सिंपल डिफाइन करेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन सिक्योरिटीज़. यानी कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, या जैसे आप एफडी बोलते हैं या पीपीएफ अकाउंट बोलते हैं या कोई पॉलिसी लेते हैं, कुछ भी कह लीजिए आप, जिसमें आप मार्केट में जिस रेट पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, आप 2 साल की पॉलिसी लेते हैं या 10 साल की पॉलिसी लेते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी कंसिडरेशन पे. तो यानी कि हमारा कहने का तात्पर्य यहाँ है कि टर्म स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट इंटरेस्ट रेट एंड टाइम पीरियड. ओके, सो द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ठीक है, सिक्योरिटीज़ यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर. इतना क्लियर हुआ बहुत सिंपल लैंग्वेज में. फिर हमने बताया था एक एग्जांपल मान लो कि अगर एग्जांपल लेते हैं जब 2 सिक्योरिटीज़ है, मान लो कोई 2 बॉन्ड्स खरीद करते हैं, 2 कोई LIC की पॉलिसी लेते हैं आप, या कोई गवर्नमेंट की 2 पॉलिसी लेते हैं, तो उस पॉलिसी पर सेल इन द मार्केट डिफरेंट प्राइस, वो पॉलिसी डिफरेंट रेट पे सेल हो रही है डिफरेंट टाइम के लिए. आप कोई पॉलिसी 10 साल के लिए लेते हैं तो उसका प्रीमियम ज़्यादा नहीं होता, उसका प्रीमियम कम होता है. और जब कोई पॉलिसी आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं उसका प्रीमियम ज़्यादा होता है. तो प्रीमियम ज़्यादा होना या कम होना तो अलग बात है, लेकिन जो टाइम बाउंडेड है 6 ईयर 2 ईयर, ठीक है, तो ये टाइम स्ट्रक्चर हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है. तो मेन थिंग है कि कोई भी सिक्योरिटीज़ है, कोई भी बॉन्ड्स है आप लेते हैं और वो अलग अलग मार्केट पे सेल हो रही है, तो अलग अलग प्राइसेस पे. प्राइसेस का मतलब यहाँ पर आपको समझना है कि प्राइसेस का मतलब यील्ड्स है. यील्ड क्या है, आउटपुट है. यानी कि आपने मान के चलो 1 लाख रुपये बैंक में डिपॉजिट किया है, कोई एफडी ले लिया है, तो 1 लाख के बदले आपको 10% इंटरेस्ट रेट मिला, यानी कि 1000 रुपये आपको मिला. तो 1000 रुपये आपका क्या है, वो आपके यील्ड है, यानी कि वो आपका इंटरेस्ट रेट है. तो इंटरेस्ट रेट को ही आप यील्ड्स बोलते हैं क्योंकि वो आपका आउटपुट है. और यील्ड का मतलब होता है कि प्राइसेस का मतलब होता है कि किस प्राइस पर आपको मिल रहा है. तो जिस रेट पर आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं कि 10% 5% मुझे ज़्यादा मिलेगा, वो आपकी क्या है, यील्ड है. नहीं समझ में आया? जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो पर मंथ प्रीमियम आपको इतना देना पड़ेगा, पर मंथ प्रीमियम आपको इतना देना पड़ेगा. कोई पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं और 10 साल तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, तो आपको इतना मैच्योरिटी मिलेगा. तो मैच्योरिटी पीरियड पे जो पैसा मिलेगा वो आपका क्या हो गया, यील्ड हो गया. लेकिन जो प्रीमियम देते हैं किसी पॉलिसी का वो आपका प्राइस हो गया.
इतना समय आ गया होगा। तो कहने का मतलब कि डिफरेंट मार्केट पे, तो जब हम इस टाइम बाउंड के पीरियड को, यील्ड को और इंटरेस्ट रेट को दिखाते हैं, तो ये सब आता है टर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर लेते हैं टाइम स्ट्रक्चर। मैंने देखो लिख रखा है टाइम स्ट्रक्चर, या इसे बोलेंगे मैच्योरिटी ऑफ स्ट्रक्चर इन द इंटरेस्ट रेट विच एक्सप्लेन यील्ड एंड मैच्योरिटी ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब टर्म ऑफ स्ट्रक्चर ये शो करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस पर जो मैच्योरिटी स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट है, यानी कि जिस टाइम पर आपका मैच्योरिटी हो रहा है, पॉलिसी मैच्योर हो रही है, या आपने जो एफडी किया है मैच्योर हो रहा है, तो मैच्योरिटी पर, तो यानी कि जो मैच्योरिटी पीरियड है, जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, उनके जो रिलेशन को हम पढ़ेंगे ही क्या बोलेंगे, टर्म स्ट्रक्चर। इतना समझ लीजिए बस कि टर्म स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर है कि टाइम पीरियड की बात कर रहा है और इंटरेस्ट रेट के रिलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब इस टर्म स्ट्रक्चर को हम एक रिलेशन में दिखाते हैं तो उसे बोलते हैं हम द यील्ड कर्व। ठीक है, और यील्ड कर्व को का क्या मतलब क्या हुआ, मैंने लिख रखा है, नोट कर लीजिए प्लीज। द रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड एंड टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी इन डिप्रिसिएटेड, ये बाय ग्राफिकली बाय यील्ड कर्व। आप ऐसा कह सकते हैं कि जब हम यील्ड कर्व क्या दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है किसमें, इंटरेस्ट रेट में और टाइम मैच्योरिटी पीरियड में। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है जिसको हम ग्राफिकल दिखाते हैं, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही हमारा यील्ड कर्व है। हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं। मैंने माना है, देखो कि मान चलो कि एग्जाम्पल लिया है क्लास कि आप क्या करते हैं, 1 लाख रुपीज़ आप डिपॉजिट करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, फिक्स कर देते हैं आप, तो एफडी करते हैं मान चलो, तो यानी कि इस बैंक में हमने डिपॉजिट किया और उस पर कोई रिस्क नहीं है, हमारा पैसा डूबेगा नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं। तो बैंक कहता है कि अगर आप मेरे पास 1 मंथ के लिए रखते हैं तो 3% आपको दूंगा, 2 मंथ के लिए रखते हैं तो 3.1% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और अगर आप 6 मंथ के रखते हैं तो 3.2% दूंगा। तो इसका मतलब क्लास मेरा जहाँ पर ये हुआ कि डिफरेंट टाइम पीरियड पर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है, और इन दोनों के रिलेशन को दिखाएंगे ग्राफ में, तो यही हो जाएगा मेरा यील्ड कर्व। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं क्लास तो कैसे दिखाएंगे, आप ऐसे दिखाएंगे, यहाँ लिखेंगे टर्म ऑफ मैच्योरिटी, क्या लिखेंगे, टर्म्स ऑफ मैच्योरिटीज़, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे आप इंटरेस्ट रेट, या लिखेंगे यील्ड, ठीक है, परसेंट में लिखेंगे। तो देखेंगे कि अगर आप 1 मंथ की लेते हैं तो आपको दे रहा है 3% तो आपने 1 पॉइंट मिला दिया। अगर आप 2 मंथ के लिए लेते हैं मान के चलो, तो आपको दे रहा है 3.1, मान के चलो थोड़ा सा लेंगे 3.1, यानी कि यहाँ पर आपको जाकर के यहाँ मिल गया, बी पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है, पॉइंट बी मिल गया। और अगर 6 मंथ के लिए लेते हैं आप तो आपका हो गया 3.2 हो गया, यानी कि इसी के पैरेलल जाकर के आप यहाँ ले रहे हैं, तो ये आपका सी पॉइंट मिल गया। अगर हम क्लास इन पॉइंटों को एक बार ड्रा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यील्ड कर्व। कौन सा यील्ड कर्व है, मान चलो हमने लिखा था 1994, यानी कि 1994 में एस बैंक जो है अपना जो इंटरेस्ट दे रहा था, ये दे रहा था तो इसको आप क्या बोलेंगे, यील्ड कर्व, ठीक है, इस कर्व को बोलेंगे यील्ड कर्व, ठीक है, यील्ड कर्व हो गया। यानी कि यील्ड कर्व क्या दिखाता है कि टाइम ऑफ मैच्योरिटी एंड टाइम ऑफ इंटरेस्ट रेट और टर्म ऑफ मैच्योरिटी का।
अब इन्हीं दोनों के रिलेशन को हम बोलते हैं टर्म स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर बन गया ना कि भाई 1 साल के लिए इतना है, 2 महीने के लिए इतना है, 6 महीने के लिए इतना है, स्ट्रक्चर बन गया और यही टर्म ऑफ मैच्योरिटी हो गया। फिर हम थोड़ा सा और बताते हैं क्लास, आपको आगे चलते हैं। अगर मैं इसी चीज़ को चेंज कर दूं, इसी चीज़ को अगर चेंज कर दूं, मान के चलो हम एक ही बना सकते हैं या अलग अलग भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक बनाता हूं तो 1 मंथ के लिए अगर 7.7 देता क्लास, मान के चलो 7.7 देता 1 मंथ के लिए, ठीक है। और ये 2 मंथ के लिए 7.8 देता और 6 मंथ के लिए 7.9 देता, तो आपका क्या बनता क्लास? फिर तो आपका ये बनता, ये बनता, तो यील्ड कर्व क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। इसको हम अलग भी बना सकते थे। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर क्लास ये है कि ये 1994 का था यील्ड कर्व, और ये मान के चलो आज के 10 साल 1994 यानी कि 1990 में था। तो 1990 में अगर ये पे कर रहा था तो ये यील्ड कर्व जो है 1990 का हो गया। यानी कि 1990 में आप ये कहते थे कि यार अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा था, हम 1 मंथ के लिए रखते तो 7.9 देता था। जैसे अभी एफडी का रेट 6% आ गया है, पहले 7.9 12% था। पीपीएफ जैसे अभी 12% था, आज अभी 8% पे आ गया है। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो हम इसको दिखाएंगे यील्ड कर्व, ये शिफ्टिंग यील्ड कर्व है, ठीक है। सेम पीरियड के लिए शिफ्टिंग यील्ड कर्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यील्ड कर्व दिखाते हैं, शिफ्टिंग यील्ड कर्व। लेकिन क्लास और भी बातें हैं। अगला स्टेप है कि यील्ड कर्व कैसा हो सकता है। तो यील्ड कर्व 3 टाइप आपको यील्ड कर्व पढ़ने हैं, क्योंकि आगे जो थ्योरीज हैं वो 3 टाइप यील्डिंग कर्व को शो कराएंगे। तो यील्ड कर्व क्या है? अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है या फ्लैट हो सकता है। तो इसके लिए आपको अलग अलग एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सो क्लास नोट कर लिया। देखो अब आपको बताता हूँ कि यील्डिंग कर्व जो है 3 टाइप के हो सकते हैं। यील्डिंग कर्व अपवर्डिंग स्लोपिंग हो सकता है, फ्लैटर हो सकता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये चीज़ें किस पर डिपेंड करेंगी क्लास? ये डिपेंड करेगा टाइम पीरियड और इंटरेस्ट रेट पर। हमने एक एग्जांपल लिया है, ये इस कॉलम में लिख रखा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए कि हमने लिखा टाइम 1 ईयर, 3 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 30 ईयर्स, ये मैच्योरिटी पीरियड है। ये 1983 में मान के चलो गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट दे रही थी, वो इंटरेस्ट रेट है 9.66, 3 ईयर के लिए 10.32, 7 ईयर के लिए 10.83, 10 ईयर के लिए 8.5, ये हमने लिख रखा है। तो कहने का मतलब अगर इस कर्व को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर मैच्योरिटी दिखाएं और इस पॉइंटों को हम यहाँ पर डिवाइड करें कि 9.6 से लेकर के 10.93 के बीच में देखेंगे, तो ये दिखाएगा कि यील्डिंग कर्व क्या हो रहा है? अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइम पर मैच्योरिटी पीरियड है, 30 ईयर के लिए इतना दे रहा है और 1 ईयर के लिए ये मैच्योरिटी पीरियड है। तो कहीं ना कहीं है, कभी कभी जो यील्डिंग कर्व बनेगा आपका वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ठीक है। कोई ज़रूर नहीं कि अपवर्ड स्लोपिंग बने, लेकिन ऐसा एग्जांपल भी आपको मिलेगा बैंकों का या ऐसा एग्जांपल मिलेगा गवर्नमेंट का जो कि इंटरेस्ट रेट पे किए हैं, तो आपका ऐसा बनेगा। दूसरा यील्डिंग कर्व होता है कि अगर फ्लैटर भी बन सकता है। फ्लैटर में मैंने ये दिखाया क्लास, देखिए कि अगर मान के चलो इंटरेस्ट रेट है, बहुत थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा है, जैसे आज की डेट में बैंकों में आया हुआ है कि 6.1, 6.2, 6 इसी के आसपास रुका हुआ है, तो 1 ईयर के लिए लेते हैं या 30 ईयर के लिए लेते हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दे रहा है। जब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रीमियम में, इंटरेस्ट रेट में, तो इस केस में जो है आपका जो ये क्या बन रहा है? फ्लैटर बनेगा, ठीक है। मतलब इतना भी फ्लैटर नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा में फ्लैटर बन सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट रेट में कितना चेंज आ रहा है। अगला बात करते हैं क्लास। मान के चलो हमने इसको बना दिया था कि ये मान के चलो कि 1990 का 1990 का है। अब बताते हैं 1981 में हमने एग्जांपल लिया है कि 1 ईयर के लिए वो 14.5 था, लेकिन आज
30 ईयर के लिए उस टाइम 12.5% दे रहा था। तो हर बैंक की अपनी पॉलिसीज़ होती है, वो 13.5 दे रहा है आपको, तो फिर 12.5 दे रहा था। कहने का मतलब है कि यील्डिंग कर्व इस केस में क्या बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि देखो 14.5 था 1 ईयर के लिए, ठीक है, 3 ईयर के लिए आपका 14 पॉइंट आ गया, 7 ईयर के लिए 7.5 आ गया, 13 आ गया, 10 ईयर के लिए 13 पॉइंट आ गया था, और इस तरह से 30 ईयर के लिए आपका नीचे आ गया। तो यानी कि मेरा सेंस यहाँ पर आपको बताने का ये है कि अपवर्ड स्लोपिंग के साथ साथ डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब एक बैंक जो है 1 मंथ के लिए लेते हैं, 1 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो 14%, लेकिन उसका प्रीमियम हाई होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो उसका प्रीमियम 12.5 कम, बहुत कम देगा इंटरेस्ट रेट, लेकिन उसका प्रीमियम कम होगा। तो इस केस में यील्डिंग कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अब मैं एक सिंपल सी एग्जांपल सी बात करता हूँ, आपके बुक्स में ये कि गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, एक प्राइवेट बॉन्ड होता है। कॉर्पोरेट्स मार्केट में बहुत सारा सिक्योरिटीज़ सेल होती हैं, तो अगर आप बॉन्ड्स परचेज़ करते हैं गवर्नमेंट का तो उसको इंटरेस्ट रेट कम है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि गवर्नमेंट का अगर बॉन्ड परचेज़ करते हैं तो 3 ईयर मैच्योरिटी पर वो 7% आपको इंटरेस्ट दे रहा है, और प्राइवेट बॉन्ड्स परचेज़ कर रहे हैं तो मान के चलो 8% दे रहा है, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट 7% के लिए लेते हैं आप तो 9% है, और प्राइवेट का है 10% है। अगर इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा क्लास, कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर हमें टाइम मैच्योरिटी लिया हुआ है 3 ईयर और 7 ईयर। हमने क्या किया कि 3 ईयर को पहले हमने गवर्नमेंट का बॉन्ड बनाया, तो गवर्नमेंट को हमने क्या किया, आप देखेंगे कि ये 7% दे रहा था, फिर 9% दे रहा था, तो हमने गवर्नमेंट का बॉन्ड हो गया, ठीक। इसी तरह से हमने क्लास दूसरा बताया कि ये जो बॉन्ड्स है ये प्राइवेट बॉन्ड्स है। क्यों? क्योंकि ये 3 ईयर के लिए 9% दे रहा है, इतना डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 1% का डिफरेंस है। तो अगर हम इन पॉइंटों को मिलाएंगे तो A डैश B डैश तो A डैश B डैश, तो ये जो कर्व है ये गवर्नमेंट प्राइवेट बॉन्ड हो गया, हो तो गया। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिखाना है कि ये प्राइवेट बॉन्ड तो हो गया, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि सर ये डिफरेंस क्यों दे रहा है। तो यहाँ पर मेरा सेंस यहाँ कि यहाँ पर आपको ये नहीं बताना कि रीज़न क्या है, मुझे ये बताना है कि यहाँ पर इस जो गैप है दोनों यील्डिंग कर्व का, इसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ी कंपनियाँ जो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है वो हाई प्रीमियम रखेगी, और जो कम इंटरेस्ट रेट दे रही है वो कम प्रीमियम रखेंगे, ठीक है। तो लेकिन गवर्नमेंट में रिस्क कम है और उसमें रिस्क ज़्यादा है, इस करके इस दोनों के गैप को हम रिस्क डिफ़ॉल्ट, ठीक है, प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना काफ़ी है। कल से यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम सेगमेंटेड या थ्योरी पढ़ेंगे टर्म ऑफ स्ट्रक्चर की, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।